Students, today we are going to discuss on the topic disorder of cardiovascular system under the subject child health nursing. तो आगे का क्लास में हम लोग ने डिस्कस किया था रिगार्डिंग द कंजेनिटल कार्डियोवास्कुलर प्रॉब्लम और ये क्लास में हम लोग मेनली डिस्कस करेंगे रिगार्डिंग द एक्वायर्ड हार्ट प्रॉब्लम. सो हियर वी हैव गॉट इज द रूमेटिक हार्ट डिजीज और आरएचडी जिसको बोलता है, और ये तुम्हारा मोस्ट कॉमन एक्वायर्ड हार्ट डिजीज है और मेनली इफेक्ट करता है हार्ट वेल्व्स को, दैट इज द माइट्रल वेल्व, आयोटिक वेल्व एंड द ट्राइकस्पिड वेल्व्स. तो अगर माइट्रल वेल्व इन्वॉल्व हुआ तो क्या होता है, माइट्रल रिगर्गिटेशन एंड माइट्रल स्टेनोसिस, और अगर आयोटिक वेल्व इन्वॉल्व हुआ तो आयोटिक रिगर्गिटेशन एंड आयोटिक स्टेनोसिस, और ट्राइकस्पिड वेल्व अगर इन्वॉल्व हुआ तो ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन. तो यहाँ पे जो रिगर्गिटेशन का मतलब है इट इज द बैकफ्लो ऑफ ब्लड एंड स्टेनोसिस का मतलब है नैरोइंग और कंस्ट्रिक्शन ऑफ द पैसेज ऑफ ब्लड. ओके, तो पहले हम लोग डिस्कस करेंगे अबाउट द माइट्रल रिगर्गिटेशन. तो एनी डिस्ट्रक्शन और डिफॉर्मिटी ऑफ द माइट्रल वेल्व लीड्स टू द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट वेंट्रिकल बैक टू द लेफ्ट एट्रियम एंड दिस डिसफंक्शन इज नोन एज माइट्रल रिगर्गिटेशन. तो माइट्रल वेल्व कहाँ पे होता है, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है. तो अगर माइट्रल वेल्व में कोई डिफॉर्मिटी हुआ, डैमेज हुआ या फिर डिसफंक्शन हो गया तो उसकी वजह से क्या होता है, तुम्हारा ब्लड लेफ्ट वेंट्रिकल से बैकफ्लो होकर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है और इसको ही हम लोग बोलते हैं माइट्रल रिगर्गिटेशन. नेक्स्ट इज द हेमोडायनेमिक्स. तो हेमोडायनेमिक्स में मेनली क्या होता है, माइट्रल वेल्व का जो कॉर्डी टेंड्री मसल होता है उसका अगर शॉर्टनिंग हो गया या फिर थिकनेस बढ़ गया तो इसकी वजह से तुम्हारा जब हार्ट कंट्रैक्शन होता है, मतलब जब हार्ट का सिस्टोल होता है, तब तुम्हारा लेफ्ट वेंट्रिकल से ब्लड बैकफ्लो होकर लेफ्ट एट्रियम में चला जाता है. तो इसकी वजह से जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल जो टू चैम्बर ऑफ द हार्ट है उसमें मेनली तुम्हारा हाइपरट्रॉफी हो जाता है या फिर इनलार्जमेंट हो जाता है, क्योंकि वहाँ का तुम्हारा ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है या फिर ब्लड वॉल्यूम लोड बढ़ जाता है. तो अगर एक्यूट या फिर सीवियर तुम्हारा माइट्रल रिगर्गिटेशन है तो इसमें मेनली लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर देखा जाता है और उसके साथ पल्मोनरी कंजेशन. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली क्या क्या होगा, इजी फैटिगेबिलिटी मीन्स तुम्हारा थोड़ा सा वर्कआउट करने से भी तुम्हारा फैटिक या फिर टायर्ड फीलिंग होता है. नेक्स्ट तुम्हारा डिस्निया मीन्स द डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग मेनली ड्यूरिंग एक्सरसाइज. नेक्स्ट पैल्पिटेशन, कार्डियोमेगली मीन्स द एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट एंड मर्मर सुनाई देता है मेनली एट द बेस एपेक्स ऑफ द हार्ट, जिस कैसा टाइप का मर्मर, पैनसिस्टोलिक मर्मर. ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस. तो डायग्नोसिस में मेनली ब्लड टेस्ट करते हैं टू डिटेक्ट र्यूमेटिक फीवर. तो हमें पता है र्यूमेटिक फीवर का मेन कॉम्प्लिकेशन है र्यूमेटिक हार्ट डिजीज. तो र्यूमेटिक फीवर का जो कॉजिगेटिव ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया है, तो उसको डिटेक्ट हम लोग कैसे करेंगे, बाय ब्लड टेस्ट. नेक्स्ट तुम्हारा ईसीजी दैट इज इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम. इसमें मेनली हमें टैकीकार्डिया मीन्स द इंक्रीज्ड हार्ट रेट एंड लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी दिखाई देता है. ओके, मतलब नेक्स्ट इज द चेस्ट एक्सरे. तो चेस्ट एक्सरे में मेनली कार्डियोमेगली एंड पल्मोनरी वेनस हाइपरटेंशन हमें मिलता है. इकोकार्डियोग्राफी में मेनली हमें इनलार्ज्ड लेफ्ट वेंट्रिकल एंड लेफ्ट एट्रियम देखने को मिलता है. नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट. तो ट्रीटमेंट में मेनली तुम्हारा हम लोग पहले मेडिकेशन का बारे में बात करते हैं, ड्रग के बारे में बात करते हैं. तो मेनली डिजिटेलिस एग्जाम्पल इज डिगॉक्सिन. ओके, ACE इनिबिटर दैट इज एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनिबिटर, ये ड्रग भी दिया जाता है एलोंग विद द डायरेटिक्स. तो डायरेटिक्स में मेनली लैसिक्स या फिर फुरोसिमाइड दिया जाता है. तो ये 3 ड्रग क्यों देता है, टू मेंटेन द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट. ओके, हार्ट का फंक्शन को बरकरार रखने के लिए ये सब ड्रग दिया जाता है.
नेक्स्ट इज द पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस। तो पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस मीन्स टू प्रिवेंट एनी काइंड ऑफ कॉम्प्लिकेशन लाइक द इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस को प्रिवेंट करने के लिए हम लोग देते हैं। नेक्स्ट इज एट्रियल फिब्रिलेशन। तो एट्रियल फिब्रिलेशन को मेनली हम लोग ट्रीट करने के लिए क्या क्या देंगे, इलेक्ट्रिकल कार्डियोवर्सन इज काइंड ऑफ गिविंग शॉक, ओके, इलेक्ट्रिक शॉक दिया जाता है टू मेंटेन द हार्ट फंक्शन, ओके। इसके साथ तुम्हारा एंटी एरिदमिक ड्रग वगैरह देते हैं जैसे प्रोपाफेनॉन, एमियोडारोन, डिजिटलिस, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ये सब ड्रग दिया जाता है। नेक्स्ट इज सर्जरी। तो सर्जरी में मेनली हम लोग क्या करते हैं, माइट्रल वैल्वोप्लास्टी और प्रोस्थेटिक माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट। तो माइट्रल वैल्वोप्लास्टी का मतलब है वैल्व रिपेयर, ओके, रिपेयर सर्जरी। और प्रोस्थेटिक माइट्रल वैल्व रिप्लेसमेंट में मेनली अगर फुल्ली डैमेज हो गया माइट्रल वैल्व को हम लोग मतलब तब पे हमें क्या करना पड़ता है, रिप्लेस करना पड़ता है। इसमें हम लोग आर्टिफिशियल वैल्व जैसे तुम्हारा स्टार एडवर्ड, सेंट जूड, बी जॉर्क सिले, ये सब काइंड ऑफ तुम्हारा आर्टिफिशियल वैल्व से हम लोग माइट्रल वैल्व को रिप्लेस कर देते हैं, ओके। एंड लास्ट वन इज द लॉन्ग टर्म एंटीकोआगुलेंट थेरेपी। तो आफ्टर सर्जरी पेशेंट को लाइफ लॉन्ग एंटीकोआगुलेंट थेरेपी लेना है, लाइक हेपारिन, इनोक्सिपेरिन, ये तो उन्हें लाइफ टाइम लेना है, ओके। ओके, नेक्स्ट इज द माइट्रल स्टेनोसिस। तो माइट्रल स्टेनोसिस क्या है, इट इज द नैरोइंग ऑफ इनलेट वैल्व इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल लीडिंग टू एन ऑब्स्ट्रक्शन इन द फ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम लेफ्ट एट्रियम टू लेफ्ट वेंट्रिकल ड्यूरिंग डायस्टोल। तो हमें नॉर्मली क्या पता है, जब हार्ट का रिलैक्सेशन होता है तब तुम्हारा ब्लड एक चैम्बर से दूसरा चैम्बर में चला जाता है। तो नॉर्मली माइट्रल स्टेनोसिस में ड्यू टू द नैरोइंग ऑफ द वैल्व या फिर पैसेज तुम्हारा ब्लड लेफ्ट एट्रियम से लेफ्ट वेंट्रिकल में नहीं जा पाता है, ऑब्स्ट्रक्शन हो जाता है, और इसको ही हम लोग बोलते हैं माइट्रल स्टेनोसिस, ओके। सो नेक्स्ट इज द हेमोडाइनमिक्स। तो हेमोडाइनमिक्स में नॉर्मली क्या होता है, ड्यू टू ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द माइट्रल स्टेनोसिस, ओके, माइट्रल वैल्व, इसकी वजह से जो तुम्हारा लेफ्ट एट्रियम में ऑलरेडी वहाँ पे ब्लड है, तो बाहर से मतलब तुम्हारा लंग्स से भी ब्लड वहाँ पे आता है, तो उसका प्रेशर, इंटरनल प्रेशर बढ़ जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम का क्या हो जाता है, लेफ्ट एट्रियम इनलार्जमेंट हो जाता है। तो लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ा मतलब जो पल्मोनरी वेन्स है उसका भी प्रेशर बढ़ जाता है, और इसकी वजह से क्या होता है, पल्मोनरी कंजेशन। एट द सेम टाइम तुम्हारा पल्मोनरी वेन का प्रेशर को कंपेंसेट करने के लिए पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर भी बढ़ जाता है, ताकि तुम्हारा बैक फ्लो ऑफ द ब्लड ना हो, फॉरवर्ड मतलब ब्लड का फॉरवर्ड फ्लो, ओके। बट तुम्हारा पल्मोनरी आर्टरी का प्रेशर उतना ज़्यादा नहीं होता है जितना पल्मोनरी वेन का होता है, इसीलिए तुम्हारा ब्लड बैक फ्लो हो जाता है, एंड दिस लीड्स टू डिक्रीज्ड कार्डियक आउटपुट। तो कार्डियक आउटपुट भी तुम्हारा कम हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट हेमोडाइनमिक्स, ओके। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में पहले हमें देखने को मिलता है सिम्टम्स ऑफ कार्डियक फेलियर एंड पल्मोनरी कंजेशन, जैसे फैटिक, डिस्निया, कॉफ, palpitation, angina means the chest pain, and hemoptysis means the blood in कफ। तो इसके साथ हमें इडिमा देखने को मिलता है, एसाइटिस मीन द एबनॉर्मल एक्यूमुलेशन ऑफ फ्लूइड विद इन द एब्डोमेन, एंड ऑलिक्यूरिया देखने को मिलता है, दैट इज एब्सेंस ऑफ यूरिनेशन, ओके। और इसके साथ हमें स्मॉल पल्स वॉल्यूम, मतलब जब हम लोग पल्स को पैल्पेट करके देखते हैं तो पल्स बहुत ही वीक होता है, मतलब बहुत ही थ्रेडी फीबल पल्स होता है, ओके। तो इसको हम लोग स्मॉल पल्स वॉल्यूम बोल सकते हैं। एंड नेक्स्ट इज एनगर्स्ड नेक वेन, ओके, एंड लो पिच मिड डायस्टोलिक रम्बलिंग मर्मर। तो इस टाइप का मर्मर हमें सुनने को मिलता है। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में मेनली पहले हम लोग करते हैं चेस्ट एक्सरे, जिसमें क्या देखने को मिलता है, एनलार्ज्ड लेफ्ट एट्रियम एंड प्रोमिनेंट पल्मोनरी आर्टरी।
नेक्स्ट ईसीजी इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या देखने को मिलता है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। एंड इकोकार्डियोग्राफी में मेनली क्या दिखता है, थिकन माइट्रल लीफलेट, लेफ्ट एट्रियम एनलार्जमेंट एंड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ओके और अगर 2D इको किया या फिर 2D इकोकार्डियोग्राफी किया तो इसमें हम लोग को देखने को मिलता है नैरोड माइट्रल ओपनिंग, जिसको हम लोग डायग्नोज करते हैं या फिर कंफर्म करते हैं एज माइट्रल स्टेनोसिस। ओके नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली हमारा आता है बीटा ब्लॉकर, ओके लाइक द प्रोपेनोल, लोबेटालॉल, प्रोपेनोलॉल, ये सब। एंड डिगॉक्सिन दिया जाता है फॉर ट्रीटिंग द कार्डियक फेलियर। और डायरेटिक्स में मेनली लैसिक्स या फिर फुरोसिमाइड दिया जाता है फॉर ट्रीटिंग द पल्मोनरी कंजेशन। और पेनिसिलिन प्रोफाइलैक्सिस मेनली फॉर प्रिवेंटिंग द कॉम्प्लिकेशन लाइक इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। और सर्जरी में मेनली क्या किया जाता है, परक्यूटेनियस बलून माइट्रल वेल्वोप्लास्टी। तो इसमें एक बलून टाइप का डिवाइस को इंसर्ट करके डायरेक्टली हम लोग माइट्रल वेल्व में ले जाके वहाँ पे फुला देते हैं वो बैलून को। तो ये करने से क्या होता है, जो माइट्रल वेल्व का जो स्टेनोसिस हुआ था या फिर नैरोइंग हुआ था पैसेज, वो थोड़ा ओपन अप हो जाता है। ओके मतलब ऑब्स्ट्रक्शन थोड़ा रिड्यूस हो जाता है और इसके साथ तुम्हारा माइट्रल वेल्व रिपेयर भी किया जाता है। Next is the open and closed valvotomy. It is also a kind of valve repair surgery. And annuloplasty में क्या किया जाता है, एक रिंग टाइप का डिवाइस हम लोग इंसर्ट करते हैं और डायरेक्टली प्लेस किया जाता है अबव द माइट्रल वेल्व। तो माइट्रल वेल्व में जो उसका जो दो लीफलेट है उसमें जो अच्छे से ओपन क्लोज नहीं हो रहा है उसको मेंटेन करने या फिर उसका फंक्शन को मेंटेन करने के लिए मेनली वो डिवाइस प्लेस किया जाता है और इसको हम लोग बोलते हैं एनुलोप्लास्टी। एंड लास्ट ऑप्शन हमारा क्या है, कंप्लीट वेल्व रिप्लेसमेंट, ओके बाय द प्रोस्थेटिक वेल्व, जो आगे हम लोग ने डिस्कस किया था। सो दिस इज ऑल अबाउट द माइट्रल स्टेनोसिस। Is aortic regurgitation. So aortic regurgitation, it refers to the failure of incompetent valve to prevent the flow of blood from aorta back to left ventricle. तो इसमें जो aorta है, aorta और लेफ्ट वेंट्रिकुलर लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में एक वेल्व होता है जिसको aortic वेल्व बोलता है। तो एनी काइंड ऑफ डैमेज या फिर कोई डिस्ट्रक्शन डिफॉर्मिटी ऑफ द वेल्व की वजह से तुम्हारा आयोटा से तुम्हारा ब्लड बैक फ्लो होकर कहाँ पे चला जाता है, लेफ्ट वेंट्रिकल में, और इसको ही हम लोग बोलते हैं आयोटिक रिगर्गिटेशन। तो हेमोडायनेमिक्स में क्या होता है, मेनली आयोटा से बैक फ्लो होके मतलब ब्लड का लीक बैक लीक होता है इनटू द लेफ्ट वेंट्रिकल। तो लेफ्ट वेंट्रिकल में तो ऑलरेडी लेफ्ट एट्रियम से ब्लड आ रहा है, तो उसका जो वॉल्यूम क्या हो जाता है, ब्लड वॉल्यूम ओवरलोड हो जाता है। तो ब्लड वॉल्यूम का ओवरलोड होने की वजह से उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए उसका साइज में इंक्रीज हो जाता है या फिर एनलार्जमेंट ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल हो जाता है, जिसको हम लोग लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी बोलते हैं। तो जितना ज़्यादा रिगर्गिटेशन होगा उतना ज़्यादा लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ेगा और लेफ्ट वेंट्रिकल का प्रेशर बढ़ने से लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर भी इनडायरेक्टली बढ़ेगा। एंड लेफ्ट एट्रियम का प्रेशर बढ़ने का मतलब है तुम्हारा जो पल्मोनरी वेन है, पल्मोनरी वेनस प्रेशर भी बढ़ जाएगा एंड इट फाइनली लीड्स टू पल्मोनरी कंजेशन। सो दिस इज द मेकानिज्म। ओके नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में मेनली क्या होगा, नंबर 1 इज एसिम्टोमेटिक। तो पहले मतलब जब एक्यूट स्टेज या फिर अर्ली स्टेज में मेनली ये एसिम्टोमेटिक होता है, पर बाद में जाके क्या क्या होता है, पैल्पिटेशन, डिस्निया, चेस्ट पेन और एंजाइना। ओके एंड नेक्स्ट तुम्हारा कोरिगेन साइन। तो कोरिगेन साइन क्या है, इट इज द प्रोमिनेंट कैरोटिड पल्सेशन। तो कैरोटिड आर्टरी को जब हम लोग पैल्पेट करते हैं नेक में, तब उसका मतलब
पल्सेशन हमें बाहर से हमें देखने को मिलता है, मतलब इवन हमें पैल्पेट भी नहीं करना पड़ता है, बाहर से हम लोग पल्सेशन देख सकते हैं। दैट इज द कोरिगेंस साइन। नेक्स्ट इज द डांसिंग पेरिफेरल आर्टरी। तो जो एक्सट्रीमिटीज में जो आर्टरीज प्रेजेंट है उसका भी पल्सेशन हमें बाहर से देखने को मिलता है। दैट इज नोन एज द डांसिंग पेरिफेरल आर्टरीज। एंड नेक्स्ट इज द मुसेट साइन। तो मुसेट साइन में मेनली जब हार्ट का सिस्टोल होता है, विथ ईच सिस्टोल ऑफ द हार्ट पेशेंट हेड को नोट करता है, नोडिंग ऑफ द हेड विथ ईच सिस्टोल। ओके, दैट इज नोन एज मुसेट साइन। एंड हील साइन। तो हील साइन में क्या होता है, जो ब्लड प्रेशर अगर हम लोग चेक करें ब्रैकियल में और फीमोरल आर्टरी में, दोनों में बहुत ही वास्ट डिफरेंस होता है। ओके, तो इसको हम लोग बोलते हैं हील साइन। नेक्स्ट इज द डूरोजिस साइन। तो डूरोजिस साइन में क्या होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक मर्मर सुनाई देता है ओवर द ब्रैकियल एंड द फीमोरल आर्टरी। ओके, जब हम लोग प्रेशर देते हैं ब्रैकियल आर्टरी में, फीमोरल आर्टरी में, तब डायस्टोलिक और सिस्टोलिक मर्मर सुनने को मिलता है, या फिर हम लोग पैल्पेट कर पाते हैं। नेक्स्ट इज द हाई पिच्ड डायस्टोलिक मर्मर। सो दिस इज ऑल अबाउट द क्लिनिकल फीचर्स। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में मेनली क्या होगा, ईसीजी। ओके, ईसीजी में हमें देखने को मिलेगा लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। चेस्ट एक्सरे में भी एनलार्ज लेफ्ट वेंट्रिकल या फिर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। इकोकार्डियोग्राफी में डायलेटेड ऑयटा एंड एनलार्ज्ड लेफ्ट वेंट्रिकल। एंड डॉपलर स्टडी में भी सेम देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली हम लोग यूज़ करते हैं कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, दैट इज निफिडिफिन, फेमिटिडिन, ये सब ड्रग वगैरह हम लोग यूज़ करते हैं। ओके, टू मेंटेन द कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी ऑफ द हार्ट। एंड नेक्स्ट तुम्हारा सर्जरी में हम लोग करते हैं आयटिक वेल्व रिप्लेसमेंट बाय द होमोग्राफ्ट और प्रोस्थेटिक वेल्व। तो आइदर होमोग्राफ्ट या फिर प्रोस्थेटिक वेल्व की मदद से हम लोग कंप्लीट आयटिक वेल्व रिप्लेसमेंट कर देते हैं। ओके, नेक्स्ट इज द आयोटिक स्टेनोसिस। तो आयोटिक स्टेनोसिस का मतलब क्या है, इट इज द नैरोइंग ऑफ द आयोटिक वेल्व, या फिर आयोटिक वेल्व का जो इनलेट है उसका नैरोइंग होना या फिर ऑब्स्ट्रक्शन होना, उसको ही हम लोग बोलते हैं स्टेनोसिस। ओके, एंड it leads to development of pressure gradient between the left ventricle and aorta, increasing the left ventricular pressure and hypertrophy। तो इसकी वजह से जो लेफ्ट वेंट्रिकल और आयोटा का प्रेशर में वास्ट डिफरेंस होता है, मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फॉर्मेशन होता है। ओके, तो इसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है ड्यू टू इंक्रीज इन द प्रेशर ऑफ द लेफ्ट वेंट्रिकल। ओके, सो नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स में क्या है, क्लिनिकल ट्रायल्स। ओके, तो ट्राइड दैट इज द 3 मेन सिम्टम्स। क्या क्या होता है, साइन भी बोल सकते सिम्टम्स ही, दैट इज एक्सर्शनल डिस्निया, मीन्स जब एक्सरसाइज करता है तब तुम्हारा डिस्निया या फिर डिफिकल्टी ब्रीदिंग होता है। एंजाइना मीन्स द चेस्ट पेन। एंड सिनकोप भी जब एक्सेसिव एक्सरसाइज करेगा तब वो पेशेंट फेंट करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं सिनकोप। सो दिस इज द मेन 3 ट्रायड या फिर 3 सिम्टम्स। नेक्स्ट इसके साथ क्या हो सकता है, फैटिगेबिलिटी, एक्सरसाइज इंटॉलरेंस। ओके, एंड पल्सस पार्वस ए टार्डस। इसका मतलब है स्लो राइजिंग पल्स, मतलब पल्स हम लोग जब पैल्पेट करते हैं तो पल्स आस्ते आस्ते उसका इंटेंसिटी या फिर फ्रीक्वेंसी उसका बढ़ता है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पल्सस पार्वस ए टार्डस। एंड नेक्स्ट तुम्हारा नैरो पल्स प्रेशर बहुत ही कम हो जाता है। एंड इजेक्शन सिस्टोलिक मर्मर हमें सुनने को मिलता है। नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस मेनली हम लोग करते हैं ईसीजी में लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है, चेस्ट एक्सरे में कार्डियोमेगली, एंड इकोकार्डियोग्राफी में भी लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी देखने को मिलता है। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली क्या होता है, नंबर 1 इज द ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियक फेलियर। इसमें हम लोग डिगॉक्सिन, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर और वो यूज़ करते हैं हम लोग, डायरेटिक्स यूज़ करते हैं टू ट्रीट द
कार्डियक फेलियर। नेक्स्ट तुम्हारा आयोटिक वेल्व बलून डायलेशन। तो इसमें भी सेम बलून डिवाइस को यूज़ करके डायरेक्टली हम लोग आयोटिक वेल्व में ले जाके वहाँ पे उसको फुला देता है। तो बलून को फुलाने से क्या होगा, जो कंस्ट्रिक्चर हुआ है या फिर जो ऑब्स्ट्रक्शन हुआ है, नैरोइंग हुआ है पैसेज, वो थोड़ा ओपन हो जाता है। तो इसको बोलता है बलून डायलेशन। एंड नेक्स्ट तुम्हारा वेल्व आयोटिक वेल्व रिप्लेसमेंट, एंड वी ऑल्सो कैन डू इज द रिसेक्शन ऑफ द सब आयोटिक स्टेनोसिस। तो जो स्टेनोसिस या फिर कंस्ट्रिक्चर पार्ट है उसको हम लोग पूरा ही रिमूव कर देते हैं और इसको हम लोग बोलते हैं रिसेक्शन। ओके, नेक्स्ट इज द ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन। तो ये और ट्राइकस्पिड रिगर्गिटेशन दूसरा जो वेल्व डिफेक्ट हम लोग ने डिस्कस किया, दैट इज माइट्रल रिगर्गिटेशन, माइट्रल स्टेनोसिस, आयोटिक रिगर्गिटेशन, आयोटिक स्टेनोसिस, वो सब डिफेक्ट अदर वेल्वुलर डिफेक्ट के साथ मेनली एसोसिएटेड रहता है। ओके, तो इसमें मेनली क्या होता है, इट रिजल्ट्स इन सिस्टोलिक बैकफ्लो ऑफ ब्लड फ्रॉम राइट वेंट्रिकल टू द राइट एट्रियम एंड दस लीडिंग टू राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी एंड पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। तो हमें क्या पता है, ट्राइकस्पिड वेल्व राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच में होता है। तो अगर ट्राइकस्पिड वेल्व अगर अच्छे से काम नहीं किया या फिर कोई उसका डैमेज हो गया या फिर डिफॉर्मिटी की वजह से तुम्हारा ब्लड राइट वेंट्रिकल से राइट एट्रियम में बैकफ्लो हो जाता है। ओके, और इसकी वजह से जो राइट वेंट्रिकल का प्रेशर है वो भी बढ़ जाता है और इसकी वजह से राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी होता है अलोंग विद द पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन, मतलब पल्मोनरी आर्टरी प्रेशर भी बढ़ जाता है और इसकी वजह से पूरा जो राइट साइडेड चैम्बर है, दैट इज द राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल, दोनों का ही हाइपरट्रॉफी होता है। ओके, सो ओके, नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स मेनली क्या होता है, राइट हाइपोकॉन्ड्रिक पेन ड्यू टू कंजेस्टेड लीवर। तो लीवर कंजेशन होता है। ओके, तो मेनली जो सिस्टमिक ऑर्गन है उसका कंजेशन होता है, तो इसमें लीवर आता है और इसकी वजह से राइट हाइपोकॉन्ड्रियम में पेन फीलिंग होता है। नेक्स्ट इज द बी वेव इन जुगुलर वेनस पल्स एंड सिस्टोलिक पल्सेशन इन लीवर। तो जब हम लोग लीवर को पैल्पेट करते हैं तब हमें एक पल्सेशन फील होता है। अलोंग विद दैट जो जुगुलर वेन है वहाँ पे भी बी वेव पल्स टाइप का फीलिंग होता है। नेक्स्ट इज द ब्लोइंग होलो सिस्टोलिक मर्मर, इस टाइप का मर्मर सुनाई देता है। एंड ऑल्सो देर इज अ साइन ऑफ पल्मोनरी आर्टरी हाइपरटेंशन। ओके, नेक्स्ट इज द डायग्नोसिस। तो डायग्नोसिस में मेनली ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम में क्या देखने को मिलता है, दैट इज राइट एट्रियल एंड राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। ओके, एंड इकोकार्डियोग्राफी में मेनली सीवियरिटी ऑफ रिगर्गिटेशन, मतलब कितना सीवियर है रिगर्गिटेशन या फिर बैकफ्लो ऑफ ब्लड कितना डिग्री हो रहा है या फिर कितना उसका सीवियरली हो रहा है, तो उसको हम लोग मेनली डिटरमाइन कर देते हैं विद द हेल्प ऑफ इकोकार्डियोग्राफी। नेक्स्ट इज द ट्रीटमेंट। तो ट्रीटमेंट में मेनली हमें ट्राइकस्पिड एनुलोप्लास्टी कर सकते हैं या फिर ट्राइकस्पिड वेल्व रिपेयर सर्जरी। ओके, सो दिस इज द मेन ट्रीटमेंट. So this is all about the tricuspid regurgitation. Next is the infective endocarditis. It is the inflammation of valvular or mural endocardial lining of the heart and the great vessels. तो heart का बहुत सारा part होता है, that is the valves of the heart, लाइनिंग ऑफ द हार्ट। ओके, ग्रेट वेसल्स में तुम्हारा आर्टा, पल्मोनरी आर्टरी, पल्मोनरी वेन, ये सब आता है। तो अगर ये सब पार्ट्स ऑफ द हार्ट में इन्फ्लेमेशन हुआ उसको हम लोग बोलते हैं इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। ओके, एंड इट इज़ द मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ कंजेनिटल हार्ट defect and it can be caused by bacteria like S. auris, S. pneumoniae, S. viridans, एंटेरोकोकस एंड पी एरोगिनोसा। तो ये सब बैक्टीरिया मेनली इन्वॉल्व होता है फॉर द कॉजेशन ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। अलोंग विद दैट वी हैव गॉट प्रीडिस्पोजिंग फैक्टर और रिस्क फैक्टर, जिसमें क्या क्या है, CHF दैट इज
congenital heart disease, RHD, that is rheumatic heart disease, cardiac surgery or prosthetic valve replacement, dental procedure, poor dental hygiene, immunodeficiency, infection and osteomyelitis, मतलब that is inflammation of the bone. ओके, नेक्स्ट इज द पैथोफिजियोलॉजी। तो पैथोफिजियोलॉजी में मेनली क्या होता है, बैक्टीरिया गेट्स डिपॉजिटेड इन द एंडोकार्डियम एंड आर कवर्ड विथ फाइब्रिन एंड प्लेटलेट। तो हार्ट का जो इनर मोस्ट लेयर जो है दैट इज एंडोकार्डियम, तो उसमें मेनली तुम्हारा बैक्टीरिया कोलोनाइज हो जाता है और उसको मेनली कवर करता है फाइब्रिन, क्लॉट एंड द प्लेटलेट्स। तो इसकी वजह से क्या होता है, बैक्टीरिया फॉर्म्स वेजिटेशन विच आर फ्राइबल एंड डिसलॉक्स इजीली। तो बैक्टीरिया वेजिटेशन या फिर कोई एक ग्रोथ वगैरह फॉर्म करता है जो फ्राइबल होता है और इजीली वहाँ से वो टूट सकता है, मतलब डिसलॉक हो सकता है। तो इसकी वजह से क्या होता है, पीसेस ऑफ बैक्टीरिया और वेजिटेशन में इम्बोलाइज टू द लंग्स, ब्रेन, किडनी एक्सेट्रा। तो जो वेजिटेशन फॉर्म किया था वो वेजिटेशन के साथ बैक्टीरिया भी टूट के, मतलब इम्बोलाई फॉर्म करके वो लंग्स में, हार्ट में, ब्रेन में, किडनी में जा सकता है। तो इट लीड्स टू फाइनली एब्सेस। तो दूसरा ऑर्गन में जाके, जैसे लंग्स, ब्रेन, किडनी में जाके वहाँ पे एब्सेस फॉर्मेशन करता है। सो दिस इज द मेन पैथोफिजियोलॉजी ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स। तो क्लिनिकल फीचर्स मेनली क्या क्या होता है, फीवर, ओके, ऑफ कोर्स इन्फेक्शन है तो फीवर होगा, विथ डिस्निया, डिफिकल्टी ब्रीदिंग, पैटिकी होता है, इट इज अ काइंड ऑफ स्किन डिसऑर्डर, ओके। एंड नेक्स्ट इज द चेंजिंग मर्मर, डेंटल कैरीज होने का चांस रहता है। हेपेटो Splenomegaly means the liver and spleen enlargement with the congestive cardiac failure हो सकता है, CCF। and splinter hemorrhage क्या है, that is hemorrhagic streaks beneath the nails। तो nails के नीचे हमें, मतलब हेमोरेज होते वक्त कैसे रेड पैचेस या फिर ब्रूशिंग वगैरह होता है, तो वैसा टाइप का स्ट्रीक्स या फिर कुछ स्पॉट वगैरह देखने को मिलता है beneath the nails। एंड नेक्स्ट इज द रेटिनॉल हेमोरेज, मतलब जो रेटिना है आई का, वहाँ पे भी हेमोरेज या फिर इंटरनल ब्लीडिंग हो सकता है। नेक्स्ट इज ऑस्टर नोट। तो ऑस्टर नोट्स क्या है, इट इज द टेंडर पी साइज्ड इंट्राडर्मल नोट्स इन द पैड ऑफ द फिंगर्स एंड टोज। तो जो फिंगर्स टोज का जो पैड है वहाँ पे एक नोट्स वगैरह हम लोग फॉर्म होता है इंट्राडर्मली पी साइज्ड का, ओके। और ये कभी कभी पेनफुल भी हो सकता है। नेक्स्ट इज द जैनवे लेसन। तो जैनवे लेसन क्या है, प्लेनलेस हेमोरेजिक लेसन ऑन द पाम एंड सोल। तो है पाम, सोल में मेनली लेसन फॉर्मेशन होता है, ओके, जो पर ये पेनलेस होता है। एंड नेक्स्ट इज द आर्थराइटिस, मीन्स द इन्फ्लेमेशन ऑफ द जॉइंट। So this is all about the clinical features. Okay, next is the modified Duke criteria for the diagnosis of endocarditis। ये तुम्हारा ड्यूक क्राइटेरिया है एंडोकार्डाइटिस को डायग्नोसिस करने के लिए। दैट इज द मेजर क्राइटेरिया एंड द माइनर क्राइटेरिया। तो मेजर क्राइटेरिया में क्या क्या आता है, पॉजिटिव ब्लड कल्चर। तो अगर हम लोग ब्लड कल्चर करके देखा तो वहाँ पे वो जो इन्फेक्शियस ऑर्गेनिज्म या फिर बैक्टीरिया प्रेजेंट होगा, दैट इज पॉजिटिव टू इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस। नेक्स्ट इज पॉजिटिव इकोकार्डियोग्राफी, दैट इज ECCG। एंड न्यू वैल्वुलर रिगर्गिटेशन। तो इसमें रिगर्गिटेशन मतलब वैल्व्स का, जैसे माइट्रल वैल्व, ऑयोटिक वैल्व, ट्राइकॉस्पिड वैल्व का रिगर्गिटेशन देखने को मिलेगा। दिस आर द मेजर क्राइटेरिया, ओके। सो माइनर क्राइटेरिया में क्या क्या होगा, प्रीडिस्पोजिंग हार्ट कंडीशन। तो दूसरा कोई हार्ट कंडीशन हमें पेशेंट में प्रेजेंट मिलेगा। नेक्स्ट इज फीवर अबव 100.4 डिग्री फ़ारेनहाइट। नेक्स्ट इज atrial emboli, pulmonary
infarction means the necrosis of the lung tissue due to hypoxia, and aneurysm means the aneurysm क्या है तुम्हारा, narrowing of the passage of the blood vessel. Okay, and next तुम्हारा intracranial hemorrhage, conjunctival hemorrhage, Janeway lesion, glomerulonephritis, osler nodes, रूथ स्पॉट. ओके, रूथ स्पॉट तब फॉर्म होता है जब रेटिनल हेमोरेज होता है. पॉजिटिव ब्लड कल्चर एंड सेरोलॉजिकल एविडेंस, मतलब जो तुम्हारा सेरोलॉजिकल टेस्ट वगैरह है वो भी पॉजिटिव होता है. सो दिस आर द माइनर क्राइटेरिया. तो डायग्नोसिस हम लोग कंफर्म के कब बोल सकते हैं, अगर 2 मेजर क्राइटेरिया प्रेजेंट होगा पेशेंट में, तो इसको हम लोग इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस से इफेक्टेड है पेशेंट बोल सकते हैं, या फिर 1 मेजर 3 माइनर क्राइटेरिया प्रेजेंट होगा तभी भी हम पेशेंट को पॉजिटिव बोलेंगे. और अगर 5 मेजर क्राइटेरिया एक ही पेशेंट में प्रेजेंट होगा तब भी हम लोग डायग्नोज कर सकते हैं द पेशेंट इज सफरिंग फ्रॉम इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. मैनेजमेंट ऑफ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, तो इसमें मेनली एंटीबायोटिक्स हम लोग यूज़ करते हैं, दैट इज़ पेनिसिलिन और एम्पिसिलिन. पर अगर पेशेंट एलर्जिक तो पेनिसिलिन रहा तो उसके बदले में हम लोग वैनकोमाइसिन यूज़ कर सकते हैं एलोंग विथ जेंटामाइसिन फॉर 4 to 6 वीक. एंड नेक्स्ट तुम्हारा सर्जरी इंडिकेट हो सकता है इफ़ देर इज़ कंटिन्यूड बैक्टीरियमिया आफ्टर 2 weeks ऑफ थेरेपी, मतलब एंटीबायोटिक थेरेपी देने के बाद भी 2 weeks के बाद भी अगर ब्लड में बैक्टीरिया देखा गया तो सर्जरी इंडिकेट हो सकता है. उसके साथ अगर वेजिटेशन, एब्सेस फॉर्मेशन हुआ, हार्ट फेलियर हुआ, इम्बोलाई फॉर्मेशन हुआ तभी भी सर्जरी इंडिकेट हो सकता है. तो सर्जरी में मेनली क्या क्या आता है तुम्हारा, वैल्व रिप्लेसमेंट सर्जरी, वैल्वोटॉमी, वैल्वुलोप्लास्टी एंड ऑल्सो एनुलोप्लास्टी, ये सब मेनली सर्जरी में इंडिकेट होता है. नेक्स्ट इज द प्रोफाइलैक्सिस गिवन बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन. तो अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन न्यू गाइडलाइंस 2007 सजेस्ट दैट प्रोफाइलैक्सिस शुड बी टारगेटेड एट कंडीशन एसोसिएटेड विथ इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस, ओके, or which have an increased risk of adverse outcome from इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस. तो ये सब कंडीशन में मेनली प्रोफाइलैक्सिस देना जरूरी है. तो क्या क्या कंडीशन है, दैट इज प्रोस्थेटिक वैल्व और मटेरियल यूज्ड फॉर वैल्व रिपेयर, प्रीवियस इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस या फिर हिस्ट्री रहा हो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस का तभी भी प्रोफाइलैक्सिस जरूरी है. एंड नेक्स्ट इज कंजेनिटल हार्ट डिफेक्ट, कार्डियक ट्रांसप्लांट और वैल्वोपैथी, दैट इज वैल्व का कोई डिफॉर्मिटी या फिर वैल्व का कोई एबनॉर्मेलिटी, तभी भी हम लोगों को क्या करना है, प्रोफाइलैक्सिस देना है. एंड ऑल्सो ऑल काइंड ऑफ डेंजर प्रोसीड्योर नीड्स एंटीबायोटिक प्रोफाइलैक्सिस. तो एंटीबायोटिक रेजिमेन में क्या आता है, सिंगल डोज 30 to 60 मिनट बिफोर द प्रोसीड्योर. तो कोई भी प्रोसीड्योर जैसे डेंटल प्रोसीड्योर करने से पहले एंटीबायोटिक देना है 30 to 60 मिनट्स बिफोर. सिंगल डोज, ओके, एमोक्सिसिलिन ओरली हम लोग दे सकते हैं 50 mg पर kg, और एम्फिसिलिन दे सकते हैं या फिर सेफ्ट्रियाक्सोन 50 mg पर kg IM और IV. तो ये तुम्हारा मेनली एंटीबायोटिक रेजिमेंट है या फिर प्रोफाइलैक्सिस है. और अगर एलर्जिक हुआ टू पेनिसिलिन तो उसके बदले में हम लोग क्या यूज़ कर सकते हैं, सेफेलॉक्सिन और क्लिंडामाइसिन. सो दिस इज द प्रोफाइलैक्सिस गिवन बाय अमेरिकन हार्ट एसोसिएशन.